अलाउद्दीन खिलजी एक जालिम बादशाह था। कहा जाता है कि इसकी सल्तनत में अगर कोई कसाब गोश्त का वजन कम करके बेचता तो इसकी सजा ये होती कि इसके जिस्म से इतना ही गोश्त काट लिया जाता था। लोगों का ख्याल था कि इसके पास जैसे जिन हो, क्योंकि इसके उजरा भी अपने घरों में इशारों से बातें करते थे, क्योंकि इसे हर बात का पता चल जाता था। इसके जहन पर सिर्फ एक ही चीज सवार थी कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और मेरी इजाजत के बगैर इस सल्तनत में एक पत्ता भी ना हिले। इस ताकत को हासिल करने के लिए इसने अपने ही चाचा जिसके हाथों में वो पला बड़ा था, इसे कत्ल कर दिया और खुद हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हिंदुस्तान पर एक मुसलमान बादशाह मोहम्मद गोरी की नजर पड़ी। वो हर कीमत पर शिमाली हिंदुस्तान को फतह करना चाहता था। इसने कई हमले किए और बिल आकर अहम इलाकों पर कब्जा कर ले। यहीं से बरसगीर में मुस्लिम हुकूमत के एक नए दौर का आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ सल्तनतों की सूरत में कई सदियों तक जारी रहा। मोहम्मद गोरी वापस चला गया, लेकिन इसने अपने एक काबल गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का गवर्नर बना दिया। मोहम्मद गोरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद मुख्तार हुकूमत कायम की, जिसे तारीख में ममलूक या गुलाम खानदान के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत का सबसे बड़ा चैलेंज मंगोल थे, इसलिए नए हुक्मरान ने मंगोलों को खतरे के पेश नज़र फौज को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान दो भाई फौज में शामिल हुए, जिनमें एक जलालुद्दीन था। दोनों बड़ी तेजी से तरक्की करने लगे, लेकिन एक दिन जलालुद्दीन का बड़ा भाई अचानक वफात पा गया। इसका एक छोटा सा बेटा रह गया, जिसकी परवरिश जलालुद्दीन ने खुद की। जब वो जवान हुआ तो जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी इससे कर दी। इस नौजवान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन आस्ता आस्ता अपने चाचा के साथ फौज में शामिल हो गया और इसका चाचा भी सल्तनत के अहम ओहदों तक पहुंच गया। कुछ अरसे बाद दिल्ली सल्तनत में सियासी बहरान पैदा हुआ। कमजोर हुक्मरानी की वजह से सल्तनत अदम इस्तेकाम का शिकार हो गई और बिल आकर जलालुद्दीन ने इक़्तिदार संभाल कर खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। कहा जाता है कि यहीं से अलाउद्दीन खिलजी की जिंदगी का असल मोड़ आया, क्योंकि इसकी बीवी इसे अक्सर जलील करती रहती थी और कहती थी, मैं एक शहजादी हूँ और तुम सिर्फ एक मामूली आदमी हो। एक दिन कारा के इलाके के गवर्नर ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। सुल्तान ने बगावत खत्म करने के लिए फौरन फौज रवाना की। जैसे ही अलाउद्दीन को पता चला, वो भी एक मामूली कमांडर की हैसियत से इस फौज में शामिल हो गया। जंग शुरू हुई तो अलाउद्दीन ने फ्रंट लाइन पर इंतहाई बहादुरी से लड़ाई की। इसकी बहादुरी की वजह से सुल्तान वो जंग जीत गया और इससे इतना मुतासर हुआ कि इसने अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अब कारा का पूरा इख्तियार अलाउद्दीन के हाथ में आ गया, लेकिन वो अब भी मुतमिन नहीं था। ना इसके पास इतनी दौलत थी, ना इतनी बड़ी फौज और ना ही घर में इसकी कोई खास इज्जत थी। इसलिए इसने सुल्तान की इजाजत के बगैर एक हमसाया रियासत पर हमला कर दिया। जंग में कामयाबी के बाद इसे बेशुमार सोना चांदी और खजाना मिला। जैसे ही सुल्तान को इसकी खबर मिली, इसने एक बड़ी फौज कारा की तरफ रवाना कर दी। अलाउद्दीन समझ गया कि इस बार सुल्तान इसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जब सुल्तान इतनी बड़ी फौज लेकर करीब पहुंचा तो अलाउद्दीन ने अपने भाई को सुल्तान के पास भेजा और इससे कायल किया कि अलाउद्दीन अपनी हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और अगर आप इससे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगा। इस बात पर सुल्तान ने अपनी फौज से कहा कि तुम लोग पीछे से आ जाना, और खुद कश्ती में सवार होकर अलाउद्दीन से मिलने चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो अलाउद्दीन इसके कदमों में गिर गया। सुल्तान ने इसे उठाया, माफ किया और गले लगा लिया, लेकिन यही वो इशारा था। अचानक पीछे से एक फौजी ने सुल्तान पर हमला कर दिया, जिससे सुल्तान जख्मी हो गया और कश्ती की तरफ भागने लगा। ओ जालिम, ये तूने क्या किया? जैसे ही वो भागा, एक दूसरे फौजी ने इस पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया। लोगों में खौफ फैलाने के लिए इसका सर काट कर पूरे इलाके में फैलाया गया और यहाँ से अलाउद्दीन ने अपने आप को हिंदुस्तान का नया सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दिल्ली पर कब्जा करना अब भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वहां के लोगों ने अलाउद्दीन को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन ने एक प्लान बनाया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में हर इलाके में इसने ऐलान करवाया कि जो भी मेरी फौज में शामिल होगा, इसे पूरे 1 साल की एडवांस सैलरी दी जाएगी। इसी वजह से इसकी फौज इतनी बड़ी हो गई कि जब वो दिल्ली पहुंचा तो इसके पास 1 लाख से भी ज्यादा फौजी थे। लोगों के दिल जीतने के लिए इसने सोने से भरे हुए खजाने तकसीम करवाए। कहा जाता है कि इसने इतनी दौलत
बांटी के लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ गया और दिल्ली की आधी फौज भी इसके साथ आकर मिली। यूं बड़ी आसानी से अलाउद्दीन खिलजी का दुनिया का नया सुल्तान बन गया। जब अलाउद्दीन हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका था और दिल्ली पहले से ज़्यादा अमीर हो चुका था, लोग खुशियां मना रहे थे। इस वक्त इसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक चैलेंज सामने आया। उस वक्त दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत मंगोल थे। वो घोड़ों पर इंतहाई तेजी से हमला करते थे और जिस शहर में दाखिल होते इसे तबाह बर्बाद कर देते थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, जितनी बड़ी फतह इतना बड़ा खोपड़ियों का मीनार। तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले मंगोलों की नज़र अचानक हिंदुस्तान पर पड़ गई। उस वक्त हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही बादशाह बचा सकता था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने हिंदुस्तान की तारीख की पहली मुस्तकिल फौज बनाई। इस फौज को मजबूत बनाने के लिए इसने नगद सैलरी का निज़ाम मुतारफ करवाया। हर फौजी का इंतखाब मेरिट पर होता था और करप्शन खत्म करने के लिए इसने एक नया निज़ाम बनाया। हर फौजी की मुकम्मल शनाख्त दर्ज की जाती थी और घोड़ों पर सरकारी निशानात अलाट किए जाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज गाड़ियों पर नंबर प्लेट होती है। इस फौज को बेहतरीन हथियार दिए गए और बाकायदा तरबियत दी गई। इस नए निज़ाम की वजह से कहा जाता है कि इस फौज में तकरीबन 5 लाख फौजी शामिल हो गए। अब जब अलाउद्दीन ने ये निज़ाम बना रहा था तो इसी दौरान इसे खबर मिली कि एक बहुत बड़ी मंगोल फौज पूरी रफ्तार से दिल्ली की तरफ आ रही है। अलाउद्दीन ने भी तैयारी शुरू कर दी और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दरमियान में वो खुद खड़ा हुआ, एक तरफ अपने सबसे वफादार जनरल जफर खान को खड़ा किया और दूसरी तरफ अपने भाई को। जैसे ही जंग शुरू हुई तो जफर खान ने बगैर इजाजत हमला कर दिया और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर टूट पड़ा। मंगोल फौज एक हिस्सा घबरा कर पीछे हटने लगा और जफर खान भी इनका ताक़ुब करने लगा। वो मुसलसल इनके पीछे जाता रहा, लेकिन अचानक मंगोल फौज रुक गई। जफर खान हैरान रह गया। जब इसने पीछे देखा तो इसे मालूम हुआ कि वो अपनी मरकजी फौज से बहुत दूर निकल आया है और यही मंगोलों की सबसे मशहूर जंगी चाल थी। वो भागे नहीं थे बल्कि जफर खान को फंसा चुके थे। मंगोलों की बाकी फौज ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और वो फंस गया। जफर खान को भी समझ आ गया कि अब इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसने अपनी फौज की तरफ देखा और कहा, अगर हम वापस भी चले जाएं तो अलाउद्दीन हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने इसका हुक्म नहीं माना। ये कहते ही इसने दुश्मन की तरफ देखा और पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया और इतनी बहादुरी से लड़ा कि मंगोल भी इससे मुतासर हो गए। मंगोलों के कमांडर ने इसे पेशकश की कि हमारे साथ दो, हम तुम्हें दिल्ली का नया सुल्तान बना देंगे। लेकिन जफर खान ने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने सुल्तान से गद्दारी नहीं कर सकता। वो लड़ते लड़ते मारा गया। जब मंगोलों ने इसे खत्म कर दिया तो अलाउद्दीन अपनी फौज को तैयार कर लिया। जैसे ही जंग दोबारा शुरू होने वाली थी, अचानक मंगोल वापस लौट गए। कहा जाता है कि जफर खान ने इनके कमांडर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और वो मजीद जंग जारी न रख सके। यूं अलाउद्दीन ने ये जंग जीत ली और दिल्ली एक मरतबा फिर मंगोलों से महफूज हो गया। मंगोल तो वापस चले गए, लेकिन अलाउद्दीन के पास एक बहुत बड़ी फौज रह गई थी और इतनी बड़ी फौज का खर्चा उठाना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फौज खत्म करने के बजाय इसकी नज़र हिंदुस्तान की मार्केट पर पड़ गई और इसने एक नया माशी निज़ाम नाफिज किया। घोड़े से लेकर एक आम सुई तक हर चीज़ की कीमत सुल्तान खुद मुकर्रर करने लगा। सरकारी गोदाम बनाए गए और हुक्म दिया गया कि कोई ताजर सामान ज़ख़ीरा नहीं करेगा और वो हर सुबह सरकारी गोदाम से सामान लेगा और मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करेगा। सामान की तरसील के लिए भी सरकारी इंतज़ाम किया गया। इस निज़ाम की वजह से आम फौजी और गरीब लोग भी कम सैलरी में बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि बाद लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बाजार में करप्शन भी हो रही है। इस पर अलाउद्दीन ने अपने जासूसी निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया और हर बाजार के लिए एक निगरान मुकर्रर किया गया, जो रोज़ाना दुकानदार के रजिस्टर चेक करता और सुल्तान को रिपोर्ट देता था। इस निगरान पर नजर रखने के लिए एक और खुफिया अफसर मुकर्रर था, जो अलग से रिपोर्ट भेजता था। फिर इन सब पर नजर रखने के लिए खुफिया जासूस मौजूद थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। इसी वजह से लोगों को लगता था कि सुल्तान को हर बात का पहले ही मालूम हो जाता है। एक दिन सुल्तान ने एक छोटे बच्चे को बाजार से गोश्त खरीदने के लिए भेजा। जब गोश्त का वजन किया गया तो वो मुकर्ररा मकदार से कम निकला। सुल्तान ने कसाब को बुलाकर सख्त सजा दी। इस वाक़े के बाद ताजर इतने खौफजदा हो गया
कि वो कम देने की बजाय कभी कभी सामान ज्यादा देने लगे ताकि इन पर शक न हो। कहा जाता है कि दिल्ली में चीजें इतनी सस्ती थी कि दूसरे इलाकों से भी लोग खरीदारी के लिए आने लगे। फिर एक दिन कुछ ताजर दरबार में पहुंचे, इनके कपड़े फटे हुए थे, वो जख्मी थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में डाकुओं ने इन्हें लूट लिया और इनकी औरतों को भी साथ ले गए। अलाउद्दीन ने फौरन अपने जासूस रवाना किया। मालूम हुआ कि डाकू दिल्ली के इर्द गिर्द के जंगलात में छुपे हुए हैं। इसने फौरन फौज को हुक्म दिया कि जंगलात साफ किए जाए और डाकुओं का खात्मा किया जाए। बड़ी तादाद में डाकू मारे गए और बाकी फरार हो गए। इसके बाद हर 10 मील पर एक चौकी कायम की गई। पुलिस की जिम्मेदारियां मजीद सख्त कर दी गई। अगर किसी इलाके में जुर्म होता या कोई अफसर रिश्वत लेता तो वो खुद जवाबदेह होता। इन्हीं सख्त कवानीन की वजह से सल्तनत में अमन व ईमान कायम हो गया। कुछ अरसे के बाद अलाउद्दीन पर कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो बच गया। इसके बाद इसने अपने जासूसी निज़ाम को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। इसने शराब नोशी, बड़ी बड़ी दावतों और बाद इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि इसका ख्याल था कि ज्यादातर साजिशें इन्हीं महफिलों में बनती हैं। जासूसी का जाल इस कदर वसी हो गया कि लोगों को लगने लगा जैसे सुल्तान के पास वाकई कोई जिन मौजूद हो जो इसे हर बात बता देता है। ये निज़ाम इतना सख्त था कि लोगों का कहना था कि सुल्तान की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इन्हीं इस्लाहात और मजबूत फौज की बदौलत अलाउद्दीन खिलजी के दौर में दिल्ली सल्तनत ने जनूबी हिंदुस्तान तक अपनी फतूहात को वसत दी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या अलाउद्दीन खिलजी वाकई एक जालिम हुक्मरान था या एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए इंतहाई सख्त कवानीन नाफिज किए? आप खुद फैसला करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।